टॉपिक लिखना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बेसिकली अब थोड़ा सा पुराने रिएक्शन की तरफ आते हैं, जहाँ पर हम लोग को ये पता है कि अगर कोई एक एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ से जाए, ये रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाए, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाए, न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यही कुछ रिएक्शन होगा। और इसको अभी रहने दो, प्रोडक्ट को समझाएंगे थोड़ी देर बाद में। तो अगर ये न्यूट्रलाइजेशन है तो यहाँ पर हम क्या करें, सॉल्ट में ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि KH बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, तो ये किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए KH है, KH इसके लिए एप्लीकेबल है, और K न्यूट्रलाइजेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, एसिड बेस रिएक्शन के लिए। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स। तो रिवर्स करने पर KH और K न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये नाम थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये बेसिकली हो क्या रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या है, एक रिवर्स है या रेसिप्रोकल रिएक्शन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, थोड़ी सी चीज़ों को समझना होगा। इस रिएक्शन को हम रिवर्स में एसिड बेस नहीं लिखे, एसिड बेस नहीं लिखे। तो यहाँ पर होता क्या है, इस चीज़ को समझो। मान लो कोई एक सॉल्ट है AB, और ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। तो यहाँ पर जब हम वाटर ऐड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये किस में कन्वर्ट होता है, AB एक्वस। तुम भी नॉर्मली क्या करो कि अगर थोड़ा सा नमक ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, तो पहले वो कौन से फॉर्म में चला जाएगा, एक्वस के फॉर्म में। और ज़्यादा पानी दोगे तो फिर क्या होगा, फिर वो आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होने लगेंगे। तो ये बेसिकली अगर यहाँ पर करें तो ये कन्वर्ट होगा AB एक्वस, और इसमें अगर H2O और ज़्यादा दे दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस। तो ओवरऑल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है क्या, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि AB जो सॉलिड में है, इनका हाइड्रोलिसिस करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AB एक्वस, A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये जो आयंस हैं इनका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ में, और इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसका डेफिनेशन लिखना, द इंटरेक्शन बिटवीन ions of salt, the interaction between ions of salt and water is called salt hydrolysis, is called salt hydrolysis। नीचे उसके बाद लिखना, here the interaction can be with cation, comma anion, comma both और none। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के भी साथ इंटरेक्शन ना हो, ये चीजें ध्यान रखना। तो बेसिकली ये एक इंटरेक्शन होने वाला है किसके साथ में, केटायन, एनायन या केटायन या किसी भी एक चीजों का किसके साथ में, वाटर के साथ में। और ये चीजें थोड़ा सा हम लोग बॉन्डिंग में देखें, जिसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं।
अगर ये कैटायन है, बस नॉर्मली हाइड्रेशन एंथैल्पी वाली चीजें हम आपको थोड़ा सा याद कराते हैं। तो कैसे हम बताए थे कि Na+ अगर कौन से फॉर्म में है, गैसेस के फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इसको पूरे सराउंड करता है। इस पे फर्स्ट लेयर में 6 वाटर मॉलिक्यूल, याद आ रहा होगा कुछ, माइनस+ इस तरीके से हाइड्रेशन एनर्जी आयनिक बॉन्ड में पढ़ाए होंगे इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो गैसियस आयन है, गैसियस आयन वाटर से क्या होता है, अट्रैक्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस में। वहां पर कुछ इस प्रकार से चीजें हम लिखे होंगे, Na एक्वस, इस तरीके से Na+ एक्वस। तो Na+ एक्वस है क्या, जो सोडियम आयन है यहाँ पर गैसेस फॉर्म में, ये वाटर मॉलिक्यूल से जब यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ये टोटल 6 इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट लेयर में होते हैं। तो अट्रैक्ट होने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने के बाद ये जो गैसेस फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस फॉर्म में। दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा, और उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर बस हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी सॉल्ट है तो सॉल्ट है तो उसके कैटायन और एनायन होंगे, और उसमें वाटर ऐड करेंगे तो उनका हाइड्रोलिसिस होगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बॉन्डिंग वाले में किया हुआ। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये चीजें समझ में आया। कोई भी एक सॉल्ट लेना है, उसमें वाटर ऐड करेंगे और ये अपनी किस फॉर्म में चला जाए, एक्वस के फॉर्म में चला जाए। इसी चीज को हम लोग देखेंगे। तो इस हाइड्रोलिसिस के बारे में हम लोग देखते हैं। ये डिपेंड करेगा किस पर, सॉल्ट के ऊपर में। तो कुछ सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, कुछ सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो किनका होता है, किनका नहीं होता, इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ions from strong acid or strong base is not possible. ऐसे आयंस जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिस्ट अगर आपको बताएं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिस्ट क्या क्या थे, HF, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 एंड H2SO4। ये टोटल 7 स्ट्रॉन्ग एसिड हम आपको बताएंगे। इनके जो आयंस होंगे, HF से क्या आएगा, F-, इससे Cl-, Br-, I-, NO3-, ClO4 होगा, ClO4- एंड HSO4-। यहाँ पर देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल, मतलब इन आयंस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? तो मान लो कि कोई एक आयंस हम ले लेते हैं Br-, और Br- का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको पता है कि वाटर किस में टूटता है, H+ और OH- में। तो Br- का यहाँ पर इंट्रैक्शन किससे होगा, H+ से। तो ये फाइनली क्या बनेगा, HBr और OH-। ये एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन आपको क्या पता है कि HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा H+ रिलीज करेगा। तो ये जितना फॉरवर्ड नहीं जाएगा उससे ज़्यादा ये क्या होगा, ये बैकवर्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो ऊपर पॉइंट लिखा है, हमें लग रहा है आप समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयंस होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। कैसे नहीं हो रहा, ये चीज़ें क्लियर है? तो बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि किनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और एनसीईआरटी में बस एक लाइन लिख दिया है, ये सब आयंस बना दिए हैं और लिख दिया हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों होता नहीं होता वो तुम झेलते रहो, आपको रट लेना है कि भाई इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये चीजें क्लियर है? उसी प्रकार लिखते चलो, है ना, रुकेंगे नहीं। उसी प्रकार अगर हम लोग बात कर लें
NaOH का, तो NH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये किसमें डिसोसिएट करेगा, Na प्लस और OH माइनस में। अब इस आयंस का हम हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं, Na प्लस H2। तो H2O के बारे में आपको पता है कि ये किसमें टूटेगा, अगेन H प्लस और OH माइनस। इस बार Na प्लस का इंटरेक्शन किससे होने वाला है, OH माइनस से। तो फाइनली बनेगा क्या, NaOH और रह जाएगा H प्लस। तो ये एक कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना। क्या ये NaOH इस फॉर्म में रहेगा कि खुद डिसोसिएट कर जाएगा, और खुद डिसोसिएट करेगा तो ये फॉरवर्ड से ज्यादा क्या आएगा, बैकवर्ड। फिर वही कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयंस है उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो आपको याद रखना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के आयंस का पॉसिबल नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के आयंस थे। स्ट्रॉन्ग बेस के आयंस क्या क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के आयंस बताओ, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Ca प्लस 2, Sr प्लस 2 एंड Ba प्लस 2। इन सभी कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से आए। उसी प्रकार ऊपर में एनाइन लिखे हैं, उनका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किनका होगा किनका नहीं होगा। तो ये किस प्रकार से लिखे, देखो ये अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स से आया हुआ है, और अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और लोअर अल्कलाइन बेरिलियम वीक बेस में आता है, मैग्नीशियम माइल्ड में आता है, लेकिन कैल्शियम और उससे नीचे वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। तो इन सब का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं। जो ऊपर पॉइंट लिखे थे ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे तो हाइड्रोलिसिस होगा किसका, हाइड्रोलिसिस किसका होगा, हाँ लिखो उसको। लिखो ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ions from weak acid and weak base is possible। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस इज पॉसिबल। इनके हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। जैसे CH3COOH ये डिसोसिएट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3CO माइनस और H प्लस। तो ये आयंस कहाँ से आया हुआ है, फ्रॉम वीक एसिड से। तो ये अभी हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि भाई इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। सर कैसे हाइड्रोलिसिस होगा, तो CH3COO माइनस और इनका इंटरेक्शन अगर हम H2O से करते हैं तो ये किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस से, और H प्लस से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, CH3COH और OH माइनस। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो इनका डिसोसिएशन ज्यादा नहीं होगा। तो ये रिटर्न तो होंगे लेकिन कम होंगे, रिटर्न होंगे लेकिन कम होंगे। तो यहां पर ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका यहां पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। सिमिलरली अगर हम बात करें NH4 प्लस का, NH4 प्लस कहां से आया हुआ, फ्रॉम NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो अब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो NH4 प्लस प्लस H2O, यहां पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, NH4OH प्लस H प्लस। क्योंकि ये कैटायन है तो वाटर के OH वाले से इसका इंटरेक्शन होगा, तो NH4OH का फॉर्मेशन होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, तो ये थोड़ा सा इधर आएगा, मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो आप
फाइनली आपको क्या याद रखना है कि जो भी आयंस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आएंगे उनका हाइड्रोलिसिस नहीं करना, जो वीक एसिड या वीक बेस से आएंगे तो उनका हाइड्रोलिसिस करना। ये पार्ट क्लियर है सर? हाँ बोलो सर वो थोड़ा सा इधर आएगा वाला को समझ नहीं आया। कोई भी रिएक्शन आगे जाएगा तो फिर वापस आएगा तो पूरा में आएगा, पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन भूल गए? क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन? जो वापस आ सके, फॉरवर्ड भी जाएगा और थोड़ा सा बैकवर्ड आएगा, मतलब ओवरऑल थोड़ा सा आगे तो बढ़ा ना, उसी चीज को कह रहे हैं। मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक मान लो एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म करना रहता, कंबशन होता, तो ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जाता, वो थोड़ा भी बैकवर्ड नहीं आता। लेकिन ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं कि ये वीक बेस से थोड़ा तो डिसोसिएट करेगा, तो थोड़ा सा आएगा। कहने का मतलब 100% रिएक्शन नहीं होगा, कितना होगा 80% 70%। और इक्विलिब्रियम स्टेबलिश कब होता है? जब रिएक्शन 0 से ज़्यादा और 100 से कम। तो वही टॉपिक तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इक्विलिब्रियम। इसलिए 100% अगर रिएक्शन चला गया तो हम लोग कहेंगे कि भाई उसका इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा ही नहीं, तो फिर पढ़ना ही नहीं उसको। ये वाला पार्ट क्लियर है? यस नो? अच्छा एक चीज आप देखे होगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस किया वो किसका किया है? एनायन का। ये एनायन है और ये क्या है? कैटायन है। तो इसीलिए हाइड्रोलिसिस को भी हम लोग अब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं है। हाइड्रोलिसिस एक को कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, शॉर्ट फॉर्म में CH, एंड द सेकेंड वन इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस AH। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में देखो क्या करते हैं, अगर A+ के फॉर्म में है और इसका रिएक्शन हम H2O से करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Ha+OH-। नहीं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये बच जाएगा क्या H+ और AO। मतलब ये वाटर को इस तरीके से तोड़ना है कि ये H+ में टूटे और ये OH- में। तो कैटायन का इंटरेक्शन किससे होगा? OH- से, तो ये फॉर्म करेगा। दूसरा यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं अगर A- है और इसका इंटरेक्शन किससे कर दिया H2O से, तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। एनायन किसके साथ रिएक्ट करेगा H+ या OH-? H+, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा AH या Ha+OH-। तो इसी को हम लोग कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस एंड दिस वन इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कहीं कोई दिक्कत? पीएच ऑफ मिक्सचर में एक टॉपिक बताए थे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। अगर उसको याद करोगे तो वहां पर क्या सिखा रहे थे कि मान लो Ha कोई एक एसिड है और BOH कोई एक बेस है। इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। इन दोनों को अगर हम यहाँ पर मिक्स करते हैं तो दो चीज कैलकुलेट करने के लिए हम आपको सिखाए होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ एंड OH-। याद करो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ या मिली इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर आएगा बताओ? N1V1, इसको हम क्या बताएंगे X। और इसी प्रकार अगर हम लोग कैलकुलेट करें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH-, ये क्या होगा N2V2 इज इक्वल टू ये Y। अब दो नंबर आते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करेंगे। तो पहला देखो केस 1 बात करते हैं। केस 1 कि अगर X इक्वल टू क्या हो जाए Y, मतलब जितना H+ है उतना ही क्या हो जाए OH-। इस केस में ये सॉल्यूशन कैसा होगा? ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर केस 2 की बात करें तो X इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा
x इज ग्रेटर देन y, मतलब h प्लस की संख्या क्या है, ज्यादा हो गया किससे, y OH माइनस से। तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन देगा, तो इसको हम लोग कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन केस 3, इफ x इज लेस देन y, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एग्जाम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम में लिखा हुआ रहता है कि कोई भी एक सॉल्ट दे दिया और उसके बारे में पूछा जाएगा कि एसिडिक है या बेसिक है या किस प्रकार का हाइड्रोलिसिस होगा, है ना। तो क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्ट, आइडेंटिफाई द सॉल्ट, identify the salt whether it is, identify the salt whether it is neutral, comma acidic, comma basic, comma basic, है ना। और उसमें लिखना also mention the type of hydrolysis it requires, also mention the type of hydrolysis it requires, मतलब किस प्रकार के हाइड्रोलिसिस उसमें होगा। हम पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्दर जितने भी क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। पहला एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, CH3COO माइनस Na+, ये एक सॉल्ट है। ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड से बना है और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा। और यहां पर हाइड्रोलिसिस किनका होगा, इस सॉल्ट में हाइड्रोलिसिस किसका होगा, CH3CO माइनस का होगा या Na प्लस का होगा, CH3CO माइनस का होगा। Na प्लस का हाइड्रोलिसिस मतलब कैटायन का होगा कि एनायन का होगा, एनायन का। तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोई भी सॉल्ट गिवन होगा आपको बताना होगा कि न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है और पीएच क्या होगा और किस प्रकार के हाइड्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, NH4Cl, NH4Cl, ये जैसे लिखे ना, ये लिखोगे तो थोड़ा सा सही होगा, कहीं गलती होने के चांसेस नहीं है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इस तरीके से। NH4Cl के बारे में आपको बताना है। हाँ, NH4Cl कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट होगा तो इसकी pH लेस देन 7। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किसका होगा, NH4 प्लस का, इसका मतलब किसका, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। NaCl है, BSO4 है। कैल्शियम फॉस्फेट,
सोडियम फॉस्फेट, KCl, and the last one किसका नंबरिंग गलत हो गया? 9 के बाद से 11। अरे ठीक है, मैथ पढ़े बहुत साल हो गए। तो ये जो है फिनॉल OH माइनस और K प्लस, तो फिनॉल बेसिकली ये कहाँ से आया होगा? वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कैसा सॉल्ट होगा? ये बेसिक सॉल्ट होगा, और बेसिक सॉल्ट का pH 7 से ज़्यादा होगा। इस पार्ट में पोटेशियम का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसका होगा? बेंजीन और OH माइनस, दैट इज फिनॉक्साइड आयन, तो ये क्या हो जाएगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अब ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। NaCl, तो NaCl कहाँ से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कहाँ से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट का pH क्या हो जाएगा? और इसमें हाइड्रोलिसिस किसका करोगे? तो क्या हो जाएगा? नो हाइड्रोलिसिस। बेरियम सल्फेट, अभी देखो लिखवाए थे बेरियम के बारे में। बेरियम एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्म करता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2SO4 का क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, pH 7, नो हाइड्रोलिसिस। इसमें किसी बच्चे को डाउट? अमोनियम सल्फेट, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस, ओवरऑल एसिडिक सॉल्ट, और एसिडिक सॉल्ट तो pH लेस देन 7, और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस देखो स्ट्रॉन्ग से जो आया उसका नहीं होगा, वीक से होगा, तो वीक वाला किसका फॉर्मेशन कर रहा है? केटायन का, तो ये क्या होगा? केटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक चीज देख सकते हो, जब एसिडिक सॉल्ट है तो केटायनिक हाइड्रोलिसिस मिला होगा, और बेसिक सॉल्ट में एनायनिक हाइड्रोलिसिस। NH4Cl, ये सब परेशान करने वाले क्वेश्चन है, और लेकिन सीखोगे इसी सबसे, और आएगा भी यही सब। तुमको लग रहा है कि NaCl पूछेगा? है? हो सकता है किसी ऑप्शन में होगा। NH4OH वीक बेस, HCN वीक एसिड, तो वीक बेस और वीक एसिड ये मिल करके कैसा सॉल्ट बनाएगा? न्यूट्रल बनाएगा, तो ये सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल, और न्यूट्रल का pH क्या होगा? 7। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किसका करोगे? किसी का नहीं। ऐसा हम बोलेंगे कि नहीं करेंगे? हम क्या बोले हैं कि जो वीक एसिड या वीक बेस से आएंगे तो उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये तो नहीं बोले कि अगर 2 आ जाएंगे तो नहीं करेंगे, 3 आएंगे तो नहीं करेंगे। कुछ ऐसा कंडीशन रखे थे? नहीं। इसका मतलब इस केस में केटायनिक हाइड्रोलिसिस भी होगा और एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी होगा। समझ में आया ये चीज? केटायनिक हाइड्रोलिसिस भी होगा और एनायनिक भी होगा। कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या आपका है? स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है? वीक एसिड, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट का pH ग्रेटर देन 7। हाइड्रोलिसिस इस पर किसका होगा? फॉस्फेट आयन का, तो मतलब एनायनिक हाइड्रोलिसिस। Na3PO4 स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, सब कुछ सेम होगा। KCl स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, सॉल्ट बेसिक, pH 7 से ज्यादा। इसका हाइड्रोलिसिस पोटेशियम का नहीं होगा, साइनाइड का होगा। साइनाइड एक एनायन है, तो क्या हो जाएगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एकदम। वीक एसिड, वीक बेस, ये कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट, pH
किसका हाइड्रोलिसिस करोगे? हाँ, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी होगा और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। पीएच 0 लिखिए सर। अरे ठीक है, न्यूट्रल है ना, इसलिए 0 है। तो ये कर लोगे, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं पीएच पर, है ना। तो pH of salt from strong acid and strong pH का कैलकुलेशन करना है ऐसे सॉल्ट का। pH हम बेसिकली हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं ना, pH ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ये बेसिकली ये बात कब करेंगे हम लोग? ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस। तो अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, मान लो कि फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl का हाइड्रोलिसिस करने पर pH में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी न्यूट्रल था, बाद में क्या होगा? ये न्यूट्रल ही रहेगा, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं रहेगा। और डायरेक्टली इसका pH क्या लिख दोगे? 7। मान लो, कहने का मतलब है कि अगर 100 ml का एक सॉल्यूशन है और उससे कोई 1 लीटर का बना लिया, तो pH रिमेन सेम। कोई उससे 10 लीटर का सॉल्यूशन बना लिया, तो भी pH क्या रहेगा? उसका सेम ही रहेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्ट न्यूट्रल है या नहीं। और कैसे पहचानोगे? तो देखना कि भाई सोर्स उनके कहाँ से है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे केस में हाइड्रोलिसिस भी नहीं होते। क्या हाइड्रोलिसिस होगा? बोलो। इसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सर बताइए सर कैसे नहीं होगा? एक क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। NaCl है, इनका हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये क्या बन जाएगा? NaOH और HCl। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये फिर किस में टूटेगा? Na+ और ये किस में टूटेगा? तो इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब Na+Cl- ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन करेगा। ये इसका इंटरेक्शन, तो ये जितना आगे नहीं जाएगा उतना क्या हो जाएगा? ये बैक साइड आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। और हाइड्रोलिसिस नहीं करके डायरेक्ट इसका pH क्या लिख देंगे? 7 हो जाएगा। तो ये सब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टॉपिक था ना? तो आपको जो सजेस्ट किए होंगे कि सीनियर जो बताए होंगे या दोस्त वगैरह कि इक्विलिब्रियम टफ है, तो अभी तक कैसा फील हुआ? ठीक है ना। और हमसे कोई पूछता है तो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आसान है, बस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थोड़ा टफ है। क्या टफ है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये इतनी चीजें अभी जो पढ़ाए ना, इसलिए कि फंडामेंटल तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए। और ये टॉपिक ये आराम से pH, अभी से जो आगे की चीजें पढ़ेंगे वो थोड़ा सा टफ है, इसको एक्सेप्ट हम भी करते हैं, लेकिन आराम से उसको हम बताएंगे और एक बार उसको रिवाइज कर लोगे तो बन जाएगा। बेसिकली इसके डायरेक्ट फॉर्मूला दिए हुए हैं सिलेबस में, और हम आज के डेट में देख रहे हैं बच्चा रटना नहीं चाहता है। क्या ऐसे रटना इसलिए नहीं चाहता है कि रटने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे आएंगे बोले हमको रटना नहीं सीखना है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है सिखा देते हैं तो बच्चा कर लेता है। तो इसको हम उसी तरीके से हिसाब से सिखाएंगे जिस हिसाब से जेई के बच्चे को सिखाते हैं। तो नीट वाले बच्चे हल्ला हल्ला नहीं करेंगे कि नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे मरोगे, क्लियरली कह रहे हैं। क्योंकि नीट के क्वेश्चन जाकर देखना, जितने भी डेरिवेशन वाला जो पोर्शन है, हर डेरिवेशन से फॉर्मूला पूछा गया है। और तुम्हारा इतना दिमाग नहीं काम करेगा एग्जाम में कि तुम पहचान लो कि एसिडिक सॉल्ट का है कि बेसिक सॉल्ट का। हर सॉल्ट के अलग फॉर्मूला है, इसलिए इस चीज़ को हमको कराना पड़ेगा। इसलिए अब थोड़ा सा सिंसियर हो जाना इस टॉपिक पर। अभी तक मोटिवेशनल टॉपिक चल रहे थे क्या? अभी तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं लगा? लग रहा है एकदम आराम से चल रहा है जिंदगी? यस नो? ठीक फाइन। लेकिन हाँ ये है कि सीख जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीखोगे, सीख जाओगे। क्लास के बाद तुम बताओगे। तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं
salt hydrolysis of weak acid and strong base. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसका करना है? जो कि वीक एसिड से आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक एग्जांपल बताओ तो। एग्जांपल बताओ। एग्जांपल केसीएन। केसीएन सही आंसर है ना? एग्जांपल केसीएन ले सकते हो। लेकिन वीक एसिड का जब भी बात आता है ना, इसको लिखने में ज्यादा मजा आता है। क्या एसिटिक एसिड सबसे पहले दिमाग में आता है कि एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। तो ये बेसिकली एक वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अब इनका हाइड्रोलिसिस करना है, तो सबसे पहले एसिड CH3COOH, ये किस में डिसोसिएट करेगा? CH3COO- और H+। ये सभी चीजें एक्वस फॉर्म में, इसलिए ब्रैकेट में एक्वस नहीं लिख रहे। और ये एक एसिड है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? Ka। क्लियर? इसके लिए एक चीज ये भी हम बताए होंगे कि अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो इनिशियली क्या होता है? 0 0, और ये क्या होता है? C अल्फा, ये क्या होता है? C अल्फा। ये एक नॉर्मल तरीके से हम आपको बताएं। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? यस नो? तो यहां से Ka लिख सकते हो। Ka विल बी इक्वल टू CH3COO- इनटू क्या होगा? H+ डिवाइड बाय CH3COH। ये Ka हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। अब आते हैं हम लोग सॉल्ट पर। सॉल्ट हम लोग क्या ले रहे थे? CH3COO- Na+। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि CH3COO- और ये किसमें टूटेगा? Na+। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो इसका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? C ही रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लो ये C है इनिशियली 0 0, तो ये भी C हो जाएगा, ये भी C होगा, और ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पूरा डिसोसिएट। अब बताओ कि किनका हाइड्रोलिसिस होगा इन दोनों में? इन दोनों में इसका हाइड्रोलिसिस होगा कि उसका होगा? इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये नहीं होगा, क्योंकि ये वीक बेस से आया हुआ और ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया। स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ये कहां से आया हुआ? वीक एसिड से। अब हाइड्रोलिसिस करते हैं। देखो CH3COO- H2O से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो माइनस जो है उनका अट्रैक्शन किससे होगा? H+ से। तो ये फाइनली कन्वर्ट किसमें होगा? CH3COOH और OH-। रिएक्शन रिवर्सिबल। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C है, वाटर के लिए नहीं सोचेंगे। क्यों? वाटर रिएक्टेंट साइड में है और रिएक्टेंट साइड में क्या कंसीडर करते हैं? यूनिटी सॉल्वेंट, है ना? तो ये भी 0 0। अब अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहां भी अल्फा लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लोग H यूज करते हैं। H क्या होता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो जैसे अल्फा होता है ना, वैसे ही उसका भी काम है। अल्फा रहता तो क्या होता है? C - C अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? C - CH, where H is degree of hydrolysis। H is degree of hydrolysis। इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएगा? CH, ये भी क्या होगा? और ये किसके बराबर हो जाएगा? KH। KH is the equilibrium constant for the hydrolysis। देखो इस चीज, ये ऊपर तक के सारी पुरानी चीजें थी, ये तुमको थोड़ा सा नया दिखाई देगा। नया क्या है? तो इस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा और इसका कंसंट्रेशन क्या है? C। क्यों? क्योंकि सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो जैसे हम लोग अल्फा यूज करते हैं, वैसे ये क्या होगा? C - CH, CH और CH, वेयर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कितना % हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो फाइनली KH किसके बराबर हो जाएगा?
KH किसके बराबर होगा बताओ? CH3COOH इंटू OH माइनस डिवाइड बाई CH3COO माइनस वाटर लिखने की जरूरत ये नहीं। तो KH इज इक्वल टू CH इंटू CH, ये दोनों का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई C माइनस CH, ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर H स्क्वायर, और C कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा H, एक C कैंसिल होने के बाद ऊपर क्या बच जाएगा CH स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और यह अल्फा मतलब H। यहाँ पर कहते हैं कि 1 जो है वो बहुत बड़ा है H से, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है कम होता है। इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस H किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस H 1 के बराबर ना, किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है उसके कंपेयर में, क्या है ये बहुत छोटा। तो फाइनली यहां से हम लोग लिख सकते हैं KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, और यहां से H इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर KH बाई, किसी को कोई दिक्कत? तो ये सब रिलेशन आता है नीट के क्वेश्चन में, है कैपेबिलिटी की फॉर्मूला रट जाओगे? हाँ कब रटोगे? जब 3 बार 4 बार ड्रॉप लोगे, तब बच्चा पेज के साथ आंसर रट लेता है। पेज नंबर 93 में 62 का आंसर सी होगा, है ना। ऐसे बच्चे से हम मिल चुके हैं, एलएन का पैकेज पूरा रट गया है ना। जैसे हॉस्टल में बच्चे डाउट पूछते हैं एक दूसरे से, तो उसको याद है कि पेज नंबर 92 में 63 क्वेश्चन का आंसर सी होगा, पूरा इतना रट गया है। और तो डॉक्टर बन गया, लेकिन 4-5 बार ड्रॉप लेने के बाद 3000 रैंक थे कुछ उसको, 3000, है ना। तो अब आते हैं इस पर कि KH इसके बराबर हो गया। एक मल्टीप्लाई अभी हम कराना चाह रहे हैं आप लोग से, वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। KA और KH इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। KA का देखना है इक्वेशन क्या आया था, CH3COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइड बाई CH3COOH, यही था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड। KH का उल्टा होगा CH3COOH इंटू OH माइनस, और डिनोमिनेटर में CH3COO माइनस, ये कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट वाला Ka का वैल्यू है, सेकेंड वाला KH का, कुछ टर्म कैंसिल होंगे, ये एसिड एसिड का कंसंट्रेशन और ये दोनों भी कैंसिल होंगे। मतलब फाइनली जो है Ka इंटू KH ये किसके बराबर आया बोलो, गुड, H प्लस इंटू OH माइनस, और ये किसके बराबर होता है H2, ठीक है। इक्विलिब्रियम KW के बराबर होता है, किसके बराबर KW, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द वाटर, KW के बराबर होता है। तो यहां से क्या इक्वेशन सीखे तुम, KH इज इक्वल टू KW बाई K। तुम जाओ एक बार नीट की किताब देखना, एन अवस्थी, ये सब फॉर्मूला भर भर के होगा, और ये फॉर्मूला वही कर पाएगा जो ये डिराइव कर पाएगा। ये नीट वाले बुक में भी गिवन ये सारी चीजें। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? ये जो सॉल्ट था वो एसिडिक सॉल्ट था कि बेसिक सॉल्ट था? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट है तो उसका क्या कैलकुलेट होगा, POH। तो हम चाह रहे हैं कि भाई OH माइनस कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करें, और OH माइनस देखो CH के बराबर है, देखो कैलकुलेट करके देखो CH के बराबर होगा। ये जो OH माइनस है ये किसके बराबर है, CH के बराबर है, और H किसके बराबर है
KH/C। मजा आ रहा है टॉपिक में। तो OH माइनस किसके बराबर है? CH के बराबर। और H किसके बराबर है? KH/C। C को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? KH इंटू C। और KH के बदले ये वैल्यू रखना होगा। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये वाला पूछा जा सकता है, रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन नहीं रहेंगे वहां पर। तो OH माइनस किसके बराबर हो जाएगा? KH का वैल्यू ये डाल रख दो, KW बाई KA इंटू क्या हो जाएगा? C। अगर OH माइनस कैलकुलेट कर लिया तो पीएच हो जाएगा। अगर OH माइनस कैलकुलेट किए तो पीएच होगा। अभी भी KW डॉट C बाई KA का पावर 1/2 दो तो ज्यादा अच्छा है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log of OH minus is equal to log of KW into CKA का पावर 1/2। log E का पावर x log E होता है। और ये मल्टीप्लाई वाले को क्या करते हैं? ऐड, डिवाइड वाले को माइनस। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक ही बार में? 1/2 log of KW प्लस log C माइनस K। क्या इस चीज को लिख सकते हैं? पावर में हाफ था, एक ही बार बाहर ले लिया। ये दोनों मल्टीप्लाई थे तो ऐड कर लिए, ये डिवाइड में था तो उसको माइनस कर लिया, हाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया। और ये किसके बराबर है? log OH माइनस। हो सकता है कि एग्जाम में ये टर्म पूछ दे। अब ये पॉजिटिव log ऑफ OH प्लस एक मीनिंगलेस वर्ड है, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो माइनस log ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू हाफ, रहने दो, अंदर में माइनस लेके जा रहा है तो ये माइनस log ऑफ क्या हो जाएगा? माइनस log ऑफ C। प्लस मत करो उसको, माइनस ऑफ माइनस log K, नहीं तो फिर वो प्लस log K क्या होगा? एक मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस log K का कोई मतलब नहीं बनता। ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू हाफ, ये PKW या माइनस log ऑफ 10 का पावर माइनस 14 लिख दें, माइनस log C माइनस क्या हो जाएगा? PK होगा। ये क्या है? तो ये PK एंड द फाइनल POH इज इक्वल टू हाफ, ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस log C माइनस PK। क्लियर? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला वैरायटी में मिलेगा आपको। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, 7 1 माइनस और ये log C माइनस PK। ये POH आ गया। PH के लिए फिर एक बार 14 से माइनस करना पड़ेगा। कैसा लगा ये टॉपिक? हाँ, सोचो इतने फंडामेंटल बताने के बाद अल्फा CH ये सब पूरा इक्विलिब्रियम बता रहे तब ये चीज़ है, इसलिए ये सब टॉपिक जो है थोड़ा सा लेट समझ में आता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि बुक के बच्चा बोल देंगे सर हमको एकदम कुछ नहीं समझ में आया। मोर देन 50% तो ये समझ में आ गया होगा, 50% और एफर्ट लगाएंगे तो हो जाएगा, क्या एक बार रिवाइज करेंगे। तो ये फाइनल चीज़ें क्लियर है कैसे? अब यहाँ पर एग्जाम में क्या होगा? पीएच निकालना होगा, ये उसका पीके या के गिवन होगा, और ये सी किसका कंसंट्रेशन होगा? सॉल्ट का, ये एसिड का, तो वहाँ से पीओएच निकलेगा। ये पार्ट क्लियर है? एक बार फिर से देखो हम रिवाइज करा देते हैं कि सर उसको हम स्टार्ट कैसे किए और
इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखें, तुमको ये भी लगता होगा कि सर आप कैसे याद कर लिए, क्या इतने साल से पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट लाइफ में भी याद था, स्टूडेंट लाइफ में भी याद था, मैक्सिमम चीज़ें जितने भी पढ़ा रहे हैं ना, तो याद था। तब तो सोचो कि 4 साल के बाद में हम स्टार्ट किए, नहीं तो आफ्टर बीटेक हम चाहते तो मैथ भी पढ़ा सकते थे, फिजिक्स भी पढ़ा सकते थे, दोनों ऑप्शन था। और नॉर्मली बीटेक वाले लड़के केमिस्ट्री कम चूज़ करते हैं, बीटेक वाले जहाँ भी किसी भी कोचिंग में देख लोगे आइदर फिजिक्स पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं, तो ठीक ठाक था, चाहे टीचर की डर की वजह से हो या किसी की वजह से हो, पढ़ लिए थे केमिस्ट्री। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर लिए, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें लगता है ये वाला। इस केस में हमने क्या किया, एक वीक एसिड लिया, एसिटिक एसिड, और ये कंसंट्रेशन सी था मान लो, तो सी अल्फा, और सी अल्फा में ये क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। तो यहाँ से हम लोगों ने के ए निकाला किसका, वीक एसिड, तो दैट इज CH3CO माइनस H प्लस, ये एसिटिक एसिड का के है, एकदम आसान सा चीज़ है। अब ऊपर जो हम लोग सॉल्ट ले रहे हैं, सॉल्ट को हम लोग डिसोसिएट कर दिए दोनों पार्ट में। सिंगल एरो का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है, या कह सकते हैं इरिवर्सिबल है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये जब डिसोसिएट हुआ तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, ये वीक एसिड से आया, तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, और यहाँ पर हम लोगों ने उसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पर किया। तो CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये वही कंसंट्रेशन होगा जो कि सॉल्ट का होगा। हाइड्रोलिसिस करने पर ये निगेटिव है तो इसको H प्लस मिल जाएगा, और ये एसिटिक एसिड और OH माइनस यहाँ पर आ गया। अगर इसका कंसंट्रेशन C था तो ये क्या हो जाएगा, CH CH C माइनस CH, वेयर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इट इज सिमिलर टू अल्फा, इस अल्फा को मान सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर KH का इक्वेशन लिखिए, तो KH क्या हो जाएगा, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर डिवाइड बाई रिएक्टेंट, वाटर नहीं लिया क्योंकि सॉल्वेंट है तो यूनिटी कंसीडर करेंगे, ये यहाँ पर KH के आ गया। अब यहाँ से इसके वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे KH में, तो ये CH, ये CH डिवाइड बाई C माइनस CH, एक C कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, CH स्क्वायर बाई 1 माइनस H। एज 1 इज मच ग्रेटर देन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, उससे माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बच क्या जाएगा, CH स्क्वायर, तो KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू KH बाई C, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर KH बाई C, ये यहाँ से इक्वेशन है। नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, KA और KH को मल्टीप्लाई किया, K का इक्वेशन सबसे पहला जो गिवन था, और KH यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद H प्लस और OH माइनस बच गया, और ये किसके बराबर होता है, KW मतलब 10 का पावर माइनस 14, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया कि KH इक्वल टू KW बाई K। हो सकता है कि एग्जाम में ये सब टर्म मिले आपको। ना ये एक बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट है तो OH माइनस कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, तो OH माइनस किसके बराबर था, CH, और H किसके बराबर था, रूट अंडर KH बाई C, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आया। और KH के बारे में हमें पता है, KH किसके बराबर है, KW बाई K, और फिर इसको लॉग में लेकर के जब इसको सॉल्व किए तो फाइनल जो POH आया वो किसके बराबर, 7 माइनस हाफ लॉग C माइनस PK, याद रहेगा। नेक्स्ट पार्ट लिखना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये तीसरा पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का हाइड्रोलिसिस करना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आता है तुम्हारी नजर में, वीक बेस NH4OH को याद रखो, सबसे आसान रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्ट HCl ले लो, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दिखाई दे रहा है, NH4Cl। अब देखो ये टॉपिक इक्विवेलेंट टू प्रीवियस टॉपिक है, लेकिन पिछला वाला जितना टफ लगा ये उतना इजी लगेगा, क्यों, पहाड़ पे चढ़ चुके हो तुम लोग, है ना, अब तुम्हें ये इजी लगेगा, देखो तुमसे फील करना चाहिए कैसे इजी लगेगा।
पिछले बार वीक एसिड था तो लिए थे, इस बार क्या है वीक बेस है, तो भाई हमें इसका Kb चाहिए, तो हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पर NH4OH, और ये डिसोसिएट किस में करेगा NH4 प्लस OH माइनस, और ये इसका Kb हो जाएगा, Kb विल बी इक्वल टू NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय NH4OH। कहीं कोई दिक्कत? कि इजी एकदम। सिमिलरली अगर NH4Cl का कंसंट्रेशन C है तो NH4 प्लस का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो C ही, और Cl माइनस का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा C, क्योंकि ये एक सॉल्ट है एंड ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पूरा डिसोसिएट कर जाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस। इसका हाइड्रोलिसिस नहीं पॉसिबल है, इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा क्योंकि ये कहां से आया, ये वीक से आया, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो चलो हाइड्रोलिसिस करते हैं NH4 प्लस का, NH4 प्लस प्लस H2O। अब अमोनियम एक कैटायन है तो ये किससे अट्रैक्ट होगा, OH से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH4OH और H प्लस। ये थोड़ा सा रिटर्न भी आएगा इसलिए इक्विलिब्रियम लिखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करने पर ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका, बोलो KH, हाँ KH हो जाएगा, और KH विल बी इक्वल टू, हाँ बोलो NH4OH इंटू H प्लस ना, H प्लस डिवाइड बाई NH4 प्लस, वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो उसको यूनिटी कंसीडर करेंगे और इसको नहीं लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अगर इसका कंसंट्रेशन C है 0 CH CH C माइनस CH, कुछ ऐसा ही होगा। तो KH इज इक्वल टू CH इंटू CH C माइनस CH, इसको कैंसिल कर क्या आ जाएगा CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H, और ये किसके बराबर हो जाएगा CH स्क्वायर, क्यों 1 इज मच ग्रेटर देन H, तो ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा KH। नाउ H इज इक्वल टू KH बाई C, ये कुछ ऐसा आएगा H इज इक्वल टू KH बाई C। H इज इक्वल टू KH बाई C है ना, ये KH होगा, KH बाई C। एक काम और करो, KB और उसको मल्टीप्लाई करो, KB और KH को मल्टीप्लाई करो। KB किसके बराबर आया था NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाई NH4OH। KH क्या है NH4OH इंटू H प्लस आया, ये यहां से लिखो, और डिवाइड बाई NH4 प्लस कंसंट्रेशन, कुछ टर्म कैंसिल होंगे, NH4 प्लस और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच क्या गया OH माइनस इंटू H प्लस, ये है क्या KW, इसका मतलब KB इंटू KH, KB इंटू KH, पिछले बार KA इंटू KH आया था क्या, तो इस बार KB इंटू KH इक्वल टू W है, एंड फाइनली KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KW बाय K। ठीक है, ये बताओ ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाए, रिपीट भी नहीं किए, कुछ भी एनर्जी नहीं लगाए, पिछले बार से इजी लगा ये, हाँ इसलिए क्योंकि पिछला पहाड़ पे चढ़ा चुके।
इससे भी टफ है वीक एसिड वीक बेस, लेकिन फिर भी वो तुमको आसान लगेगा, इसलिए एक बार तो कम से कम मेहनत करना पड़ेगा। लिख लिया इसको। अब ये एक प्रकार का एसिडिक सॉल्ट है, तो एसिडिक सॉल्ट का पीएच ही निकलेगा। तो यहाँ पर देखो H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, तो ये इसको अप्लाई करना है और फिर निकालोगे आराम से, जिस तरीके से पिछले बार निकाले थे उसी तरीके से निकालना है। तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू CH, तो C और H किसके बराबर है, KH बाई C। ये किसके बराबर हो जाएगा, C को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंडर KH इंटू C, और KH इक्वल टू क्या था, KW बाई KB इंटू क्या हो जाएगा C। ये फिर अगेन KWC KB का पावर 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। अब यहां से निकाल लोगे पीएच, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू लॉग ऑफ KWC KB का पावर 1/2। फिर इसको लिखेंगे उसी तरीके से 1/2 लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस। तो लॉग ऑफ H प्लस अगेन एक मीनिंगलेस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू हाफ, ये माइनस लॉग ऑफ KW का वैल्यू 10 का पावर -14 माइनस लॉग C, और माइनस ऑफ माइनस लॉग KB इसको रख रहे हैं क्योंकि PKB लाना है ना, PKB किसके बराबर होता है, माइनस लॉग KB। अब आगे pH इज इक्वल टू हाफ, ये डायरेक्टली 14 लिख दें, माइनस इंटू -14 लॉग 10 है ना, तो 14 माइनस लॉग C माइनस लॉग K। तो अगर न्यूमेरिकल भी आएंगे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, कराएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कराएंगे, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है ना। तो अब बचा है वीक एसिड और वीक बेस वाला, उसको अगले क्लास करा देंगे। अच्छा ये है ना, ठीक है। तो बाकी जो इसके जो पोर्शन बचा है वीक एसिड वीक बेस और एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बचा है, बहुत सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एकदम इजी है, खूब मजा आएगा उसको बनाने में, है ना, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इजी है, जो है तब यही वाला पार्ट था। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और मंगलवार को ये भी खत्म हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली हमको लग रहा है केमिकल तो